नमस्कार बच्चों। तो कल आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से मौलवी साहब को गुलेल चलाने नहीं आता था, फिर भी उन्होंने गुलेल चलाया तो क्या हुआ, उनके हाथ में, उनके अंगूठे में से खून टपकने लगा और चोट लग गई। फिर शाम में जब वो लोग टहलने जा रहे थे तो क्या हुआ, उन्हें सांड ने मारा, क्योंकि वो बोलते थे कि हमें तो किसी से डर नहीं लगता है, लेकिन सांड ने उसे मारा और इस कारण से वे क्या हो गए, वहाँ पे पटका खा गए, मतलब वो गिर गए। किसके मारने से? सांड के मारने से। अब एक दिन जब बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए, कोई काम वे नहीं जानते। इस बात को कबूल करना मौलवी साहब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। जो मौलवी साहब थे उनको कोई भी काम नहीं आता है, ये नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर हम ना बोलेंगे तो कब सब क्या सोचेगा कि मौलवी साहब को नहीं आता है। तो उनको अपने शान के खिलाफ लगना कि नहीं, हमारा इमेज पे पड़ेगा कि हमको नहीं आता है ये काम। तो वो हर काम में वो क्या कहते थे? हाँ कहते थे। जैसे उन्होंने बोला गुलेल चलाने आता है तो इन्होंने बोला हाँ। फिर भी उनको गुलेल चलाने नहीं आता था, उनको क्या हुआ, अंगूठे में लग गया और खून टपकने लगा। दूसरे दिन इन्होंने सबने कहा कि देखो सांड आ रहा है, हट के जाना। तो उसने बोला मुझे डर नहीं लगता। तो क्या किया, सांड ने उसे पटक दिया। तीसरे दिन जब बलदेव चाचा ने बंदूक के चलाने के बारे में शिक्षा देनी चाहिए तो उसने बोला नहीं नहीं, मुझे तो बंदूक चलाने आती है। तो मौलवी साहब को हर बात पे यह कबूल करना था कि हमें सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि उनको अपने शान के खिलाफ होता था कि नहीं, हमें अगर ना बोलेंगे तो सबको लगा कि इसको कुछ नहीं आता है। इसलिए वो हर बात में कहते थे कि हाँ मुझे सब कुछ आता है। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अच्छा निशान लगा सकते हैं। किसने कहा? मौलवी साहब ने। किससे? बलदेव चचा से। वे बंदूक लेकर चल दिए। कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। दरख्त मतलब क्या होता है? पेड़ पर, ट्री पर। तो जब वह बंदूक लेके बलदेव चचा आ रहे थे मौलवी साहब के साथ, तो उन्होंने क्या देखा कि एक पेड़ पर, एक दरख्त पर क्या बैठा हुआ है? एक गिद्ध। गिद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते? बल्चर। एक गिद्ध बैठा नजर आया। वह काफी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। जो ट्री पे, जो पेड़ पर, जो दरख्त पर कौन बैठा हुआ था? गिद्ध, बल्चर बैठा हुआ था। लेकिन वह क्या था? काफ़ी ऊंचाई पे था, पेड़ के सबसे ऊंचे स्थान पे बैठा हुआ था। तो वहाँ पर जो हमें बंदूक जो छोड़नी थी, बंदूक तो खड़ी करनी पड़ती, ऊपर की तरफ खड़ी करनी पड़ती, तभी तो हमारी बंदूक क्या ऊपर तक, ऊंचाई तक पहुँच सकती थी उसकी गोली। तो बंदूक को खड़ी करके क्या लगाना था? निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई थी वह पुराने किस्म की थी। जो मौलवी साहब के जो बंदूक किसने दी थी? बलदेव काका ने। वो थोड़ी पुराने किस्म की थी, पुराने तरीका का था, पुरानी थी वो गन, बंदूक। मौलवी साहब ने तो पहले कभी बंदूक चलाई ही नहीं थी। तो मौलवी साहब क्या थे? कभी भी बंदूक नहीं चलाई थी, लेकिन वो अपने शान के खिलाफ कुछ ना हो इस कारण से हर बात में वो क्या कहते थे? मुझे सब कुछ आता है। तो मौलवी साहब को तो बंदूक चलाने ही नहीं आती थी। और गिद्ध जो बैठा था क्या था? पेड़ के सबसे ऊंचाई वाले स्थान पे, जगह पे बैठा हुआ था। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर ज्यों ही घोड़ा दबाया कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब स्वयं गिर पड़े। तो जब मौलवी साहब ने क्या किया, बंदूक को अपने सीने पे रख के और क्या किया, उसका घोड़ा दबाया। जो बंदूक का जो दबाने का होता है, घोड़ा उसको बोलते हैं, उसको दबाया। तो गिद्ध के नहीं लग के वह किसको लग गया? स्वयं को। स्वयं किसको? मौलवी साहब को ही लग गया। क्या? बंदूक की गोली। उन्होंने उठाकर घर लाया गया। अब वह
मौलवी साहब को तो जो लग गया तो वह खुद ही गिर पड़े। तो सभी लोगों ने उसे क्या किया, उठाकर घर लाया गया। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहें। तो वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि इस तरह का मजाक हमेशा चलते रहता था और हम लोग ऐसे ही करते करते क्या पढ़ लिए, फारसी पढ़ते रहे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। जब मौलवी साहब का ट्रांसफ़र हो गया, वो चले गए, तो उनके जगह पर कौन आए, फिर दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। जब वह पहले वाले जो मौलवी साहब थे वो चले गए तो फिर दूसरे मौलवी साहब आ गए। वो बहुत गंभीर थे पर अच्छा पढ़ाते थे। जो पहले वाले थे वो क्या थे, हर काम में हाँ बोलना, किसी काम में ना नहीं करना, जो काम ना आता हो उससे भी बोलना कि हमें सब कुछ आता है। लेकिन जो दूसरे मौलवी साहब आए वो क्या थे, बहुत ही गंभीर थे, हर चीज़ सोच समझ के करते थे, कम बोलते थे, लेकिन वो पढ़ाते थे अच्छा। वो टीचिंग उनका बहुत ही अच्छा था। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तो जो थर्सडे बृहस्पतिवार को दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक वो क्या करते थे, फारसी से छुट्टी, फारसी पढ़ाई नहीं जाती थी, छुट्टी होती थी। तब गिनती सीखते थे। तो जो ये 1.5 दिन का टाइम था उसमें वो लोग क्या करते थे, गिनती सीखते थे। गिनती जानते हो, 1 2 3, जिसको हिंदी में 1 2 3 4 5 6 वो गिनती होते हैं। तो पहले जब पढ़ाई होती थी तो गिनती और जो पहाड़ा, 12 खड़ी, पहाड़ा, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था पढ़ना। तो उन लोग को फारसी के लिए जो गुरुवार और शुक्रवार की छुट्टी मिलती थी उस जगह पर क्या होते थे, गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था और यही जो गुरुवार और शुक्रवार का दिन था उसी में उन लोग को खेलना कूदना भी टाइम, खेलने कूदने का भी टाइम मिल जाता था। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वो एक कोठरी में रहा करते थे। कोठरी मतलब एक कमरा में। तो वो एक कमरा में रहते थे। कौन, जो दूसरे मौलवी साहब आए थे वो। सामने आंगन में तख्तपोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। तख्तपोश मतलब क्या होता है, तख्त पर बिछाने की चादर, जो हम बेड पर, जो बेड शीट जिसको बोलते हैं, बेड पर जो हम चादर बिछाते हैं बेड शीट, उसको हम लोग आंगन में, आंगन मतलब जो फरिया होता है उसमें हम बिछा के अब हम लोग उसी पर बैठ के पढ़ा करते थे। टेबल कुर्सी पढ़ाई के लिए नहीं होता था, वही बेड शीट पे तख्तपोश पर हम लोग बैठ के पढ़ते थे। सवेरे आकर पहले पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता था। सबसे पहले हम लोग जब सुबह में सबसे पहले आते थे तो क्या करते थे, जो हम कल का पाठ पढ़े थे उसको दोहराना, मतलब रिवीजन करना। जैसे क्लास में टीचर आती है तो क्या करते, सबसे पहले कल पढ़ाए गए जो क्वेश्चन होता है या जो भी पाठ होते हैं उनको क्या करते हैं, दो रिवीजन कराती है, 2 मिनट 5 मिनट। तो उसी प्रकार से जो राजेंद्र प्रसाद थे वो भी पहले का पढ़ाया हुआ पाठ को क्या करते थे, दोहराते थे। जो जितना जल्दी याद कर लेता उसको उतनी ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था। अब जो जितने बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए थे, लेकिन जो कल का पाठ जल्दी से पढ़कर और याद कर लेता था उनको ही नया सबक मतलब होता है नया पाठ, नया लेसन पढ़ाया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता था। सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय। तो जो इतनी सारी बातें होती थी, सोचो कि कितने जल्दी वो लोग उठते थे। सूर्योदय से पहले वो आके पाठ याद करना, फिर जब दूसरा पाठ शुरू होता था तब तक क्या होता, तब तक सूर्योदय होता है। और आप लोगों की सूर्योदय क्या, सूर्योदय के 4 घंटे बाद तक कभी सोए रहते हो। तो देखो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अगर वो क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, तो कितना वो लोग मेहनत करते थे। वो लोग सूर्योदय से कितना पहले जगते थे कि कल का पाठ पढ़ाया वो लोग रिवीजन करते थे, दोहराते थे। और जब दूसरा पाठ शुरू होता था, दूसरा लेसन शुरू होता था, तब सूर्योदय होता था। सब सूर्योदय का, सूर्य का उदय होता था, सनराइज होता था। हम अपना मुँह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते। तो सुबह में मुंह हाथ ब्रश करने से पहले, कुछ नाश्ता करने से पहले वो लोग रिवीजन का काम शुरू कर लेते थे,
इतना कंप्लीट करने के बाद लोग मुँह हाथ धो के और क्या करते थे, अपने मम्मी के पास जाते थे और कुछ खाने के लिए उनको मिलता था। प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते, किताब बंद करो। प्रायः मतलब लगभग सिर्फ आधे घंटे की, ओनली 30 मिनट्स की ही क्या मिलती थी, छुट्टी मिलती थी। किसके लिए? नाश्ता करके लौट भी आना। जैसे आप लोग को रिसेस कैसे होती है 30 मिनट्स की, वैसे ही सुबह के टाइम में सूर्योदय के समय जब वो लोग रिवीजन करके आधे घंटे के टाइम में उनको फटाफट नाश्ता करके और फिर आ जाना पड़ता था। अपना सबक, अपना जो लेसन मिला है उसको याद भी करना पड़ता था। याद करके मौलवी साहब को, जो टीचर थे, उनको सुनाना पड़ता था। सुनाने के बाद जब तक जो बच्चा नहीं होमवर्क सुनाता, जो लेसन था याद करना, अगर नहीं वो सुनाएगा मौलवी साहब को, तो उनको किताब को बंद करना, मतलब पढ़ाई बंद करने की हुक्म मतलब क्या होता, आदेश नहीं दिया जाता था। तो अगर हम जितना जल्दी याद कर लेंगे तो भी हमें मौलवी साहब का क्या कहते थे कि किताब बंद करो। अब किताब बंद करके तख्ती निकालनी पड़ती थी। जो किताब हम लोग बंद करते थे, फिर तख्ती, जो बैठने का तख्ती होता है, उसको निकालने पड़ती थी और तख्ती भर जाती थी तो उसे धोना पड़ता था। और जो तख्ती था जैसे बेंच की तरह एक लंबा सा होता है, उसको हम क्या करते थे, फिर धोना पड़ता था। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता था। जब वो हम लोग धोते थे सब बच्चे मिलकर उस तख्ती को, तो उसी समय में हम लोग क्या करते, थोड़ा खेलने का भी टाइम मिल जाता था। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती थी। जब आफ्टरनून में नहाने और खाने के लिए सिर्फ कितने, 1 से 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती थी और खा कर फिर उसी तख्त पोश पर आकर सोना पड़ता था। जब फिर हम लोग खाना खा के आते थे तो वही जो बेड शीट था उसी पर हम लोग को क्या करना पड़ता था, सोना पड़ता था। मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। जो चारपाई मतलब खटिया, तो मौलवी साहब थे वो क्या करते थे, चारपाई पर सोते थे। और वो लोग बच्चे जो राजेंद्र प्रसाद और उनके जो और सब जो स्टूडेंट थे उनके साथ में, वो लोग कहाँ पर सोते थे, तख्त पोश पर मतलब बेड शीट पर सोते थे। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। फिर जब दोपहर में सो के थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जब वो लोग उठते थे तो क्या कब मिलता था, दूसरा सबक, फिर दूसरा लेसन पढ़ाया जाता था और फिर उसको भी याद करके सुनाना पड़ता था। और जब तक जो बच्चे नहीं सुनाएंगे तब तक उनको खेलने की छुट्टी नहीं मिलती थी। तो जब सुना देते थे उसके बाद उनको क्या मिलती थी, खेलने के लिए छुट्टी मिलती। अब संध्या की बात आती है। अब संध्या मतलब शाम में, शाम को जल्दी नींद आती। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते देख न ले। अब संध्या को जल्दी नींद आती, डर लगता था किससे, मौलवी साहब से, कि अगर हम पढ़ते पढ़ते पलक झपका देना मतलब नींद आ जाना तो फिर हमें क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी, पिटाई लगेगी। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। अब ये लोग सोचते थे कि रात में तो अब नींद आ रही है, अगर हम पलक झपकाएंगे सोएंगे तो किसकी मार पड़ेगी, मौलवी साहब की मार पड़ेगी, पिटाई लगेगी। तो वो लोग की जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। खेल कूद में यमुना भाई लीडर थे। जो यमुना भाई थे वो क्या थे, लीडर थे, नेता थे खेल कूद के। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी वही उपाय करते थे। तो जो लीडर थे मतलब उनका इस सब मामले में ज़्यादा माइंड चलता था। किस मामले में, खेल कूद में और एक्स्ट्रा काम करने में, कुछ काम को कैसे हमें उपाय सोचने में। तो क्या करते थे कि अगर हमें जल्दी छुट्टी पानी है तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, तो वो क्या करते थे, पढ़ने के लिए तेल का जो दिया जलाया जाता था, पहले के ज़माने में क्या लाइट और बल्ब ट्यूबलाइट ये सब नहीं होता था, दिया जलाया जाता था। मिट्टी तेल से बनी हुई एक बोतल में मिट्टी तेल डाल के और उसमें एक बाती डाली जाती थी कपड़े की, कॉटन कपड़े की, उससे दिया जलाया जाता है। तो उससे यमुना भाई रेती की छोटी पोटली बना लेते और उसे छिपाकर दिए में रख देते। तो पहले का क्या था सिस्टम, जब पढ़ते थे बच्चे, कि जो दिया में तेल, एक छोटी सी बोतल होती थी उसमें तेल डाला जाता था। अगर वो तेल जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। तो अब तेल जितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो जब लाइट बुझ जाएगी, दिया बुझ जाएगी, तो हमारा पढ़ाई ख़त्म। तो जो यमुना भाई थे वो क्या करते थे कि एक रेत मतलब
बालू जो रेती होती उसका एक कपड़े में पोटली बांध देते थे और वो दिए के अंदर डाल देते थे। क्यों? क्योंकि वो जो रेत थी वो तेल को शीघ्र ही जल्दी से क्या करता था, सोख लेता था, ऑब्जर्व कर लेता था। और जब वो रेत दिया को रेत है जो दिया में से तेल को जब सोख लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, तो तेल कुछ देर ही जलेगा तेल से बाती, और क्या होगा फिर दिया धीरे धीरे बुझ जाएगी। तो इस कारण से वो क्या करते थे कि वो दिया को जल्दी बुझाने में काम आ जाता था। वो पोटली, रेत का जो पोटली था, जब वह दिया के अंदर डाल देते थे। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा करते थे, तो मौलवी साहब सोचते थे कि इतना जल्दी दिया बुझ कैसे जाता था। तो वो क्या सोचते थे कि शायद जो दाई है, जो काम करने वाली है, वो तेल ही कम डालती है, किसमें, उस दिया में। तो वह डांटते थे, गुस्सा होते थे कि तुमने तेल कम क्यों डाला, और वो मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म देते थे। तो जब दिया बुझने लगता था तो वह पहले तो गुस्सा करते थे किस पे, दाई पर, कि तुमने कम तेल क्यों डाला, जो कि दिया इतना जल्दी बुझ गया। और जब दिया बुझ गई मतलब तो पढ़ाई खत्म। तो कहते थे मौलवी साहब कि ठीक है अब किताब बंद करो। लेकिन दिया बुझने का क्या कारण था कि उसने क्या किया था, दिया के अंदर एक पोटली, रेती का पोटली बांध के रख देते थे। और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ वह दूसरे मौलवी साहब ने ही दिया था। तो जो फारसी का उन लोग को ज्ञान दिया गया, जो दूसरे मौलवी साहब आए थे उन्होंने ही दिया था। क्योंकि इस मौलवी साहब का क्या था कि वो टाइम टेबल से पढ़ाना सब कुछ सही ढंग से करते थे। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जो दूसरे मौलवी साहब आए थे वो भी बच्चों से भी प्यार करते थे और इन लोग भी उनसे प्यार करने लगे थे, क्योंकि यह अच्छे पढ़ाते थे, टाइम टू टाइम थे, हर चीज़ का उनको ज्ञान था और बच्चे को भी वो ज्ञान देते थे। जब घर छोड़कर हमें छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा, तो अभी तक तो मौलवी साहब के पास वो लोग कौन सा विषय पढ़ते थे, फारसी। बाद में जब उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ा, छपरा जाना पड़ा। तो छपरा जगह का नाम है। तो मौलवी साहब को और हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। तो अभी तक तो ये लोग अपने दोस्तों के साथ में, अपने चचेरे भाई के साथ में मौलवी साहब के साथ रह के पढ़ा करते थे। लेकिन जब उसे अंग्रेजी पढ़ना हुआ तो उन्हें कहाँ जाना पड़ा, छपरा। अपने घर छोड़कर उनके छपरा जाना पड़ा। तो मौलवी साहब को भी और उन लोग सभी बच्चे को भी क्या हुआ, बड़ा दुख हुआ कि अब हमें अलग जाना पड़ेगा। तो ये है आपका राजेंद्र प्रसाद की जीवनी, कि उन्होंने बचपन में किस प्रकार से अपना पाठ पढ़ते थे और अपने लाइफ को एंजॉय करते थे। तो चलिए आज आपका यहीं पर पाठ खत्म होता है। कल मैं पढ़ाऊंगी प्रश्न उत्तर। ओके, बाय।